औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था जो कि डिस्कार्ड हो गया था। उसके बाद हमने रदरफोर्ड का पढ़ा था। रदरफोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन उनके भी कुछ डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से उनका मॉडल भी डिस्कार्ड कर दिया गया था। उसके बाद बोहर ने जो रदरफोर्ड है उन्हीं के मॉडल को आगे लेके गए और उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी। जो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी उन्होंने कहाँ से दी थी? क्वांटम थ्योरी से लेके, क्वांटम थ्योरी से आइडिया लिया था और वहाँ से उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को आगे लेके गए थे और उनका जो डिफेक्ट है उसको ख़त्म किया था। और जो क्वांटम थ्योरी है वो हमें किसने दी थी, प्रपोज की थी? वो मैक्स प्लैंक ने की थी। सो बोहर ने क्या किया था? मैक्स प्लैंक की जो थ्योरी है उसको लेकर रदरफोर्ड के मॉडल को आगे लेके गए थे। हम स्टार्ट करते हैं। नील्स बोहर अ डेनिश फिजिसिस्ट मॉडिफाइड अ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, जो हमारे पास नील बोहर है वो डेनिश फिजिसिस्ट थे और उन्होंने रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो मॉडिफाई किया। ठीक है, उसको ठीक किया किसकी मदद से? क्वांटम थ्योरी की मदद से, जो कि मैक्स प्लैंक ने 1900 में प्रपोज की थी। ही पोस्टुलेटेड अ थ्योरी ऑफ द एटम इन 1913। उन्होंने जो एटम की थ्योरी दी थी ना, उसके जो पोस्टुलेट्स थे वो 1913 में दिए थे। उसके जो सम बेसिक पोस्टुलेट्स हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वन है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट विच आर डेफिनेट सर्कुलर पाथ। ठीक है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एटम है पूरा हमारे पास, ये हमारे पास, ठीक है, एटम है पूरा और यहाँ पे आप करेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो सर्कुलर पाथ होता है, डेफिनेट पाथ होता है, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं, जो कि आपने रदरफोर्ड के मॉडल में भी पढ़ा था। इसके बाद है अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद ईच ऑर्बिट ऑफ एटम। ठीक है, एटम का जो हर ऑर्बिट होता है ना, उसमें डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, हर ऑर्बिट में डेफिनेट एनर्जी होती है। हेंस दीज ऑर्बिट्स आर आल्सो नॉन एज एनर्जी लेवल्स और शेल्स। तो ये जो एटम के जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, इनको हम शेल्स भी बोलते हैं और एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। शेल्स भी बोलते हैं कि ये डिवाइड हुए होते हैं, और दूसरा ये कि एनर्जी लेवल इसलिए बोलते हैं कि अभी आपने पढ़ा कि हर ऑर्बिट के अंदर क्या होता है? एनर्जी एसोसिएट हुई हुई होती है। दीज एनर्जी लेवल्स आर नंबर्ड एज 1 2 3 एक्सेट्रा। ये जो एनर्जी होती है ना, इसको हम बोलेंगे 1 2 3। जो फर्स्ट शेल होगा हम उसको बोलेंगे उसकी एनर्जी 1 है, सेकेंड 2, थर्ड 3, फोर्थ 4। सो इस तरह इनकी एनर्जी लेवल्स बने हुए, और इनको हम लोग अल्फ़ाबेट में भी नाम देते हैं, जो कि है KLMN। जो फर्स्ट शेल होगा उसको हम K का नाम देंगे, जो सेकंड होगा उसको L का, जो थर्ड है वो M, अप टू सो ऑन। जो आगे हम लोग जितने शेल्स बनाते जाएंगे उतने ही आगे अल्फ़ाबेट्स को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन नाइदर लूज और नॉर गेन द एनर्जी एज लॉन्ग एज इट रिमेन एनी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल और ऑर्बिट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है ना तो वो एनर्जी अपनी लूज करता है और ना ही अपनी एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है, हाउएवर एन इलेक्ट्रॉन कैन लूज एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम एन ऑर्बिट ऑफ अ हाई एनर्जी टू वन ऑर्बिट ऑफ अ लो एनर्जी। अब इन्होंने हाई एनर्जी को E2 से किया है और लो एनर्जी को E1 से। ये क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एक, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं एक ऑर्बिट में, तो ये तो ना तो अपनी एनर्जी को लूज करेगा ना तो अपनी एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से जंप करके नीचे वाले ऑर्बिट पे आएगा, हायर लेवल से जंप करके लोअर लेवल में आएगा, तो तब ये अपनी एनर्जी को क्या करेगा? लूज करेगा। ठीक है, अपनी एनर्जी को क्या करेगा? ये लूज करेगा। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट ड्यूरिंग द जंपिंग डाउन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, कहेंगे ये जो डिफरेंस होता है ना एनर्जी में, कि आपका पास इलेक्ट्रॉन बड़े लेवल से छोटे लेवल तक आता है, तो ये जो एनर्जी का डिफरेंस है इसको हम E2 माइनस E1 कहते हैं। ठीक है, E2 हमारे पास बड़ा लेवल है। ठीक है, बड़े लेवल से जब छोटे लेवल में आएगा तो वो E1 होगा। तो जो इसका डिफरेंस हम लोग लिखते हैं वो होता है E2 माइनस
इवन। अब कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का जो डिफरेंस है, ठीक है, एनर्जी डिफरेंस है, जब वो बड़े लेवल से छोटे लेवल में आता है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो क्या होता है कि वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस जंप करता है, ठीक है। ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके गिरेगा, नहीं, वो एज अ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन आके नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा। द एनर्जी डिफरेंस इज शोन बाय डेल ई एंड इज गिवन इक्वल टू एच वी। अच्छा, ये जो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस है ना, हमारे पास डेल ई के इक्वल होता है, ठीक है। जैसे आप मैथमेटिक्स में फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसे ही है। हमारे पास डिफरेंस E2 माइनस E1 जो डिफरेंस होता है वो डेल ई के इक्वल होता है, ठीक है, और डेल ई हमारे पास एच वी के इक्वल है। सो हम लोग कह सकते हैं कि डेल ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इक्वल्स टू एच वी। अगर डेल ई इसके इक्वल है तो जाहिर सी बात है E2 माइनस E1 भी इसके इक्वल होगा। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। In equation 1, h is the Planck's constant and v is the frequency of a radiation emitted। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें हमने E2 माइनस E1 का तो पढ़ लिया कि हमारे पास एनर्जी होती है, कि जो एनर्जी होती है ना, कि जो कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करते हैं हायर लेवल से लोअर लेवल तक। लेकिन H और V हमारे पास क्या है? H हमारे पास प्लंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। रदरफोर्ड ने जो प्लंक्स की थ्योरी ली थी ना, तो उसमें से जो उन्होंने क्वांटम थ्योरी ली थी, उसमें का जो H उन्होंने यूज़ किया, तो वो हमारे पास क्या है? प्लंक्स कांस्टेंट है। और V हमारे पास क्या है? वो फ्रीक्वेंसी है जो कि एज ए रेडिएशन इमिटेड होती है। Hv इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 फोटोन ऑफ अ लाइट। अच्छा, Hv हमारे पास वो एनर्जी है ना जिसके पास 1 फोटोन ऑफ लाइट, इसकी एनर्जी एसोसिएट हम करते हैं कि 1 फोटोन ऑफ लाइट है। वाइल द एनर्जी इज ऑब्जॉर्व हैविंग, लेकिन जो एनर्जी हमारे पास एब्जॉर्ब होती है या फिर इमिटेड होती है, उसको हम बोलते हैं हमारे पास क्या है? डेल ई है, ठीक है। जो 1 फोटोन हम बोलेंगे ना, 1 फोटोन ऑफ लाइट, इसके पास एनर्जी, तो वो एच वी के पास होगी। लेकिन जब हम बात करेंगे कि एनर्जी इमिटेड हुई है या फिर ऑब्जॉर्ब हुई है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल ई आ जाएगा। अब क्या है कि बाय एब्जॉर्बिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी द इलेक्ट्रॉन गेट प्रोमोटेड टू अ हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले लेवल पे आता है ना, कि 3 से 2 में आएगा, तो वो एनर्जी लूज करेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन 2 से 3 वाले शेल में जाएगा, 2 शेल से 3rd वाले शेल में जाएगा, तो वो क्या करेगा? एनर्जी को अपनी एब्जॉर्ब करेगा। When the electron goes to the higher energy level, it is said to be in excited state, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन छोटे लेवल से बड़े लेवल में जाता है ना, तो वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। लाइक जैसे आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, तो आप 3 क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन होते हैं, आप पास होते हैं, आप 4th क्लास में जाते हो, आप कितने खुश होते हो कि हम लोग 4th क्लास में चले गए, नई क्लास में आ गए। इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी जब छोटे लेवल से बड़े लेवल में जाता है, तो वो भी मतलब कि ऐसे हम खुश होते हैं, तो वो एक्साइटेड स्टेट उसको हम बोलते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद है हमारे पास कि द न्यूक्लियस अलाउ द इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व इन दोज एनर्जी लेवल्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अलाउ करता है कि वो सिर्फ उन एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करें जिसका एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का है वो उसका इंटीग्रल होल नंबर होगा। मतलब कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है ना, MVR, वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? h/2π के इक्वल होगा, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को अलाउ करते हैं कि वो सिर्फ उस एनर्जी लेवल में मूव करे जिसमें हमारे पास जो MVR है, एंगुलर मोमेंटम है, वो हमारे पास h/2π के इक्वल हो। Where m and v are the mass and the velocity of the electron, m और v हमारे पास हमारे mass और velocity आ जाते हैं। m को हम mass के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है और v velocity के लिए, रिस्पेक्टिवली मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस। ऑर्बिट में एक रेडियस में मूव कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास r आ जाता है, और जो n है वो हमारे पास क्या आ जाते हैं? नंबर ऑफ शेल्स आ जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, जो उसने एक्सप्लेनेशन की, उसके मुताबिक जो उसने हमें मैथमेटिक फॉर्म दी, वो क्या थी कि MVR इक्वल्स टू NH/2π। उन्होंने क्या कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक शेल में एनर्जी लेवल में मूव करते, तो उसकी क्या होना चाहिए कि MVR जो है उसका NH/2π के इक्वल होना चाहिए। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। और n हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, जो कि मैंने आपको बोला 1 2 3 अप टू सो ऑन। आपके पास 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, आपके पास इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। वो आपके एटॉमिक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। इसके पास है कि अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इस इक्वेशन के मुताबिक जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या हो जाता है? क्वांटाइज्ड हो जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन शुड बी एबल टू पोजेस द एंगुलर मोमेंटम एज।
दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है उसका एंगुलर मोमेंटम ऐसे होता है कि अगर वो फर्स्ट शेल में होगा तो वो होगा h/2π, सेकेंड शेल में होगा तो 2h/2π, थर्ड में होगा 3h/2π। अब देखिए कि फॉर्मूला क्या है, mvr = nh/2π। n जो h के साथ जो n है ये हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स है। अब जाहिर सी बात है जब वो फर्स्ट शेल में होगा तो हम लोग 1 लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पता होता है कि ये फर्स्ट शेल है। जब वो सेकंड शेल में होगा तो हम लिखेंगे 2h/2π, तीसरे शेल में होगा तो हम लिखेंगे 3h/2π अप टू सोन। जितने आपके पास ज़्यादा शेल होंगे उसी तरह ये फार्मूला चलता रहेगा, खाली जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो चेंज होते रहेंगे। इसके बाद हमारे पास द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज बैलेंस्ड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। जो कि आपने रदरफोर्ड के मॉडल में भी पढ़ा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक्ट कर रही होती है, जो कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनके ऊपर एक्ट कर रही होती है, वो बैलेंस हो जाती है। किसकी वजह से? जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बैलेंस करती है, ठीक है, बैलेंस करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। ये साइड बॉक्स पे आप लोग देख लें, द वैल्यू ऑफ h इज 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जॉल्स, ठीक है। हमारे पास जो h की वैल्यू है वो है 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जॉल्स, लेकिन जब हम अर्ज में लेंगे तो वो होती है 6.625 मल्टीप्लाई 10⁻27 एंड hv इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द 1 क्वांटम ऑफ लाइट। और hv हमारे पास वो एनर्जी होती है जो कि हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या 1 क्वांटम ऑफ लाइट के इक्वल है। ये जो हमारे पास प्लंक्स कांस्टेंट में जो h की वैल्यू गिवन है ज़्यादातर ऊपर वाली यूज़ की जाती है, ये आपने बच्चों याद रखनी है क्योंकि ये MCQs में पूछी जाती है, ठीक है। और इस बात का भी ध्यान रखना कि आगे जॉल्स लिखा हुआ है या अर्ज लिखा हुआ है। समटाइम होता है कि नीचे वाली वैल्यू होगी आपको जॉल्स लिखा होगा, ऊपर वाली वैल्यू होगी आपको अर्ज लिखा होगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर गलत MCQs लग जाता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी आया तो कहीं से आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है या फिर कोई पॉइंट नहीं समझ आया, आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं फिर आपको बता दूंगी। शुक्रिया।